नमस्कार, राम राम, राधे राधे। मैं जयवीर इतिहास के सेशन को प्रारंभ करते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा मगध राज का उत्कर्ष। मगध राज का विस्तार किस तरीके से हुआ, उसका उत्कर्ष कैसे हुआ, इसके बारे में आप लोगों से चर्चा की जाती है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को दो धर्म बताए थे, एक तो ईसाई धर्म बताया था और एक पारसी धर्म बताया था। तो दो धर्मों के बाद में एक जो अब आगे आज जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपका होगा मगध साम्राज्य का, मगध राज का क्या है उत्कर्ष। मगध राज किस तरीके से उसका विस्तार हुआ उसके बारे में आप लोगों से चर्चा की जाती है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था कि 16 महाजनपद हुए थे। कितने? 16 महाजनपदों में सबसे जो जिसका सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था उस किस जनपद का हुआ था? तो 16 महाजनपदों में मगध जनपद का, महाजनपद का विस्तार सबसे ज्यादा होता है। तो उसी के बारे में आप लोगों से चर्चा की जाती कि किस तरीके से उसका विस्तार किया गया, कौन कौन उसमें महान शासक हुए और उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि देखा गया है कि सबसे जो मगध साम्राज्य का सबसे जो प्राचीन वंश था, जो सबसे प्राचीन बेटा वंश था वो था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। और बृहद्रथ जो था ये वंश भी था। और ये क्या था? सबसे अगर पूछा जाए कि मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन वंश कौन सा था, तो मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन वंश जो हो था वो बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश था, सबसे प्राचीन वंश जो था बृहद्रथ था। और उसने मगध साम्राज्य की जो राजधानी बनाई थी बृहद्रथ वंश में वो कौन सी थी? गिरिब्रज। कौन सी थी? कौन बनाई थी? गिरिब्रज। ये बिहार में पड़ता है। तो गिरिब्रज इसकी सबसे पहली राजधानी थी मगध साम्राज्य की। जब जैसे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था, विस्तार हो रहा था, तो सबसे प्राचीन जो वंश था वो बृहद्रथ था। और बृहद्रथ वंश में जो संस्थापक था, फाउंडर था, वो बेटा कौन था? उसी ने अपने ही नाम पर एक राजवंश चलाया था, उसका नाम था बृहद्रथ। और फाउंडर भी कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है। और इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि बृहद्रथ के बाद में एक और शासक हुआ था जिसका नाम था जरासंध। जरासंध। और जरासंध को पराजित करने वाला व्यक्ति कौन था? आप लोगों को पता होगा, 5 पांडवों में एक ऐसा बलशाली पांडव था जिसका नाम था भीम। क्या नाम था? हाँ, भीम। भीम। भीम ने पराजित किया था। भीम ने जरासंध को पराजित किया था। ठीक है। भीम ने जरासंध को पराजित किया था। और बृहद्रथ वंश का सबसे अंतिम शासक था, वो अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय। रिपुंजय। रिपुंजय था। अंतिम जो शासक था बृहद्रथ वंश का वो कौन था? रिपुंजय था। तो आप लोगों ने जाना कि बृहद्रथ राजवंश की यानी बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था। ये मगध का सबसे प्राचीन राजवंश था, प्राचीन वंश था। और इसकी राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज थी। ठीक है। अब उसी के साथ आगे कौन से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे राजवंश और वंश भी, जैसे हर्यक वंश है। देखो, मगध में दूसरा जो वंश आएगा वो कौन सा आएगा? हर्यक वंश आएगा। इसको एक एक करके और भी हम लोग समझाएंगे, बताएंगे। अभी आप लोगों को बता दें, इसका जो फाउंडर था वो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। इसका जो फाउंडर था वो कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार था। और इसकी जो राजधानी थी वो राजगृह थी। इसकी जो राजधानी थी वो बेटा कौन थी? क्या थी? राजगृह थी। ठीक है, राजगृह थी। इसका जो संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का, वो बिंबिसार। उसके बाद में फिर कौन सा वंश आएगा? तो शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश होगा। तो शिशुनाग वंश का जो फाउंडर था, संस्थापक था, वो शिशुनाग था। और इसकी जो राजधानी बनाई गई थी वो वैशाली बनाई गई। क्या बनाई गई थी? वैशाली बनाई गई थी बेटा। वैशाली इसकी राजधानी बनाई गई थी। उसके बाद में अगला वंश जो आता है वो नंद वंश। वो नंद वंश आता है। और ये महापद नंद, महापद नंद, ये इसके संस्थापक थे। ये पहला शूद्र शासक था, यानी मगध साम्राज्य का पहला ये शूद्र शासक था। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो बाद में पटना के नाम से विख्यात हुई, तो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनाई है। आगे चलते हैं। अगला वंश कौन आएगा? मौर्य वंश। मौर्य वंश। मौर्य वंश में क्या है? जैसे इसका जो अंतिम शासक था वो घनानंद। तो देखो, मौर्य वंश वही व्यक्ति लड़का है जिसे चाणक्य ने यानी विष्णुगुप्त ने
कौटिल्य ने उठा करके उसे राजा बना दिया था, उसे ट्रेंड किया, बढ़िया से शिक्षा दीक्षा दी। उसके बाद में इसने एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम है मौर्य वंश। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य इसके क्या थे, संस्थापक थे, फाउंडर थे। इन्होंने अपनी राजधानी कौन सी बनाई, पाटलिपुत्र बनाई। पाटलिपुत्र इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। आगे चलते हैं। अब देखिएगा हर्यक वंश, एक एक करके जानते हैं। हर्यक वंश में देखो हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो शासक होंगे वो अपने पिताजी की हत्या करने के बाद में ही शासक बनेंगे, गद्दी पर बैठते हैं। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, इस वंश को क्या कहा जाता है, पितृहंता वंश है। पितृहंता वंश भी इसे कहा जाता है, किसे, हर्यक वंश। हर्यक वंश यानी कि बृहद्रथ वंश के बाद में दूसरा कौन सा वंश आएगा, तो हर्यक वंश आएगा। और हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बेटा कौन थे, बिंबिसार। बिंबिसार थे, इसके संस्थापक कौन थे, बिंबिसार थे। उसके बाद में इसका लड़का आएगा, इसी की हत्या करके अजात शत्रु बनेगा, इसे कुड़िक कहा जाता था या कुशिक कहा जाता था। उसके बाद इसकी हत्या करने के बाद उदयन बनेगा, गद्दी पर बैठेगा। उसके बाद नाग दशक बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई। तो देखिएगा बिंबिसार क्या है, ये हर्यक वंश के संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार। बिंबिसार था हर्यक वंश का संस्थापक बेटा, कौन था, बिंबिसार था। और ये कब गद्दी पर बैठा था, तो 544 बीसी, यानी कि 544 बीसी को ये कहा मगध की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, अब इसने राजधानी कहाँ बनाई, तो राजगृह। इसने जो राजधानी अपनी बनाई वो कहाँ बनाई, तो राजगृह बनाई। ठीक है, तो हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी, राजगृह थी। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था। आगे चलते हैं कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जो ये बिंबिसार था बेटा, ये बिंबिसार था। ये कौन था, ये बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। बौद्ध धर्म को इसने स्वीकार कर रखा था, तो बौद्ध धर्म को अपना रखा था, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। महात्मा बुद्ध की सेवा हेतु इसने राजवैद्य जीवक को, यानी कि इसके दरबार में एक राजवैद्य रहता था जो दवाइयां औषधियों वगैरह देता था, तो उसकी सेवा, यानी कि महात्मा बुद्ध की सेवा में इसने क्या किया, अपना जो राजवैद्य था जीवक, जीवक को इसने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेज दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके देख लीजिए कार्य कौन कौन से थे। देखिए कि कार्य में कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और विदेशी नीति, यानी कि कुशल प्रशासनिक व्यवस्था, इसके शासनकाल में बहुत अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी देखी गई। और विदेशी जो नीति थी है, विदेशों से इसके संबंध थे, कूटनीति थी, राजनीति थी, वो सारी बहुत बढ़िया थी। तो इसके विदेशी संबंध भी बहुत अच्छे थे। उसके बाद में ये कुशल प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसके शासनकाल में बढ़िया व्यवस्था थी। इसने क्या किया, अंग राज्य को हरा करके मगध में मिला लिया। बढ़िया चीज है, बढ़िया पॉइंट निकल के आएगा कि भाई किसने, बिंबिसार ने अंग राज्य को पराजित करके, अंग वाला क्षेत्र जो है उसे पराजित करके क्या किया, इसने मगध में मिला लिया, इसका विस्तार कर लिया। उसके बाद देखिएगा अवंती के राजा प्रबोध की सहायता हेतु राजवैद्य को जीवक को भेज दिया था। यानी कि अवंती के जो राजा था सिंपैथी दिखाई, क्या किया, उसे बीमार, क्या नाम, बीमार हो गया था, उसे पीलिया हो गया था। तो इसके वजह से इसने राजवैद्य को क्या, कहाँ भेज दिया, अवंती के राजा प्रबोध की सहायता के लिए, वह इसको ठीक करके आइए आप। तो राजवैद्य जीवक को भेज दिया इसने। अब देखिएगा इसने विस्तार करने, अपना जो साम्राज्य था वो किस तरीके से इसने विस्तार किया, तो अपने साम्राज्य को किस तरीके से इसने विस्तार किया, तो वैवाहिक संबंध इसने किए। तो वैवाहिक संबंध के आधार पर इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। तो देखिए कि वैवाहिक संबंध द्वारा एक शक्तिशाली शासक भी बन जाता है और वो क्षेत्र भी अपने हाथ में ले लेता है। देखो कौशल नरेश प्रसेनजीत सिंह की बहन महाकौशला, यानी कि कौशल एक, देखो 16 महाजनपदों में कौशल महाजनपद भी था। तो कौशल नरेश प्रसेनजीत सिंह की बहन महाकौशला से क्या कर लेता है, ये विवाह कर लेगा। तो ये भी इससे संबंध बढ़िया इससे हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद में वैशाली के चेतक की पुत्री चेलना से भी विवाह कर लेता। वैशाली भी एक क्षेत्र था, वहां से भी। और एक मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से भी ये विवाह कर लेता है। तो ये
ये विवाह करता है और तीनों अलग अलग क्षेत्रों से राजकुमारियों से ये विवाह कर लेता है। तो क्या कर लेता है, ये अपने साम्राज्य का और अपने शक्तिशाली यानी कि शक्तिशाली बनने के लिए इसने क्या किया, ये अपनी कूटनीति अपनाई कि जिस तरीके से हम लोग इन लोगों के साथ में वैवाहिक संबंध करने के बाद में हम और शक्तिशाली बन सकते हैं। अब देखिएगा कि बिंबिसार की हत्या जो है पुत्र अजातशत्रु द्वारा की गई थी। अजातशत्रु ने इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर। अब जब इसने बेटा हत्या कर दी, तब यहाँ पर महाकौशला ने नाराज हो जाती है अजातशत्रु से। ठीक है, ये क्षेमा जो इसकी मंत्री की यानी वैशाली चेतक की पुत्री थी चेलना, इसका लड़का था अजातशत्रु। तो जो प्रसेनजीत सिंह ने फिर क्या किया था, एक युद्ध किया था। और जब युद्ध करता है तो फिर ये क्या करेगा, अपनी बेटी के साथ में इसका विवाह करवा देगा। हाँ, अपनी बेटी के साथ में विवाह कर लेगा, फिर से ये शांत हो जाता है। तो देखिएगा क्या अजातशत्रु को कुशिक कहा जाता है। अजातशत्रु का एक नाम बेटा और है, इसे कहा जाता है कुशिक, जिसका कोई शत्रु ना हो, इसे क्या कहा जाता है, अजातशत्रु। 493 बीसी में 493 बीसी में ईसा मसीह के जन्म के पहले पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बना था। कब बना था, गद्दी पर बैठा था, तो ये बैठा था 493 बीसी में। 493 बीसी में मगध की गद्दी पर ये बैठता है। ठीक, और प्रारंभ में ये जैन तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी। पहले ये कौन सा धर्म इसने अपना रखा था, जैन अपना रखा था, जैन धर्म। उसके बाद में इसने किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये फिर बाद में ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है, बाद में ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ठीक, मंत्री वर्षकार या बरसकर, इसकी सहायता से वैशाली पर इसने क्या की थी, विजय प्राप्त कर ली थी। इसका एक मंत्री था जिसका नाम था वर्षकार। ठीक, उस वैशाली पर आक्रमण किया था और वो वहां पर मंत्री बना, सेनापति बना रखा था। तो उसने वैशाली पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, किसने, अजातशत्रु ने। अब देखिएगा, अब उस यानी कि बिंबिसार की हत्या कौन करता है, अजातशत्रु। और अजातशत्रु की हत्या कौन करेगा, उसका ही लड़का उदयन। कौन करेगा, उदयन। उदयन द्वारा 461 ईस्वी में 461 ईस्वी में उदयन द्वारा इसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। उदयन द्वारा इसकी क्या कर दी जाती है बेटा, हत्या कर दी जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। यहां से ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीत जो थी वो किसके शासन काल में हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीत जो किसके शासन काल में होती है, तो ये होती है अजातशत्रु के शासन काल में। अजातशत्रु के शासन काल में होती है और अध्यक्ष कौन होता है, महाकश्यप। और ये स्थान कहां पर है, राजगृह। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत की जाती है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वनडे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासन काल में आयोजित की गई थी। ठीक है, कहाँ की गई थी, उसका अध्यक्ष कौन था, उस समय उसका शासक कौन था। ठीक है, तो मगध का उस समय शासक कौन था, अजातशत्रु था, और वो अध्यक्ष से बनाया गया था, महाकश्यप को बनाया। ठीक, राजगृह में। आगे चलो, अब देखो उसका पुत्र बनेगा उदयन। उदयन के बारे में समझ लेते हैं। देखो ये दिख रहा है भाई, उदयन। ठीक, तो देख 661 ईस्वी ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। 661 ईस्वी ईसा पूर्व यानी कि 661 बीसी में इसने क्या किया कि अपने पिता की हत्या कर दी। पिता कौन था, अजातशत्रु। अजातशत्रु की हत्या करके क्या बन गया, ये मगध की गद्दी पर बैठ जाता। ठीक, और पाटिल ग्राम की स्थापना की इसने। पाटिल ग्राम की स्थापना, यह पूछा जाता है कि पाटिल पुत्र की स्थापना किसके द्वारा होती है, तो पाटिल पुत्र की स्थापना किसके द्वारा होती है, उदयन के द्वारा होती है। ठीक, बाद में ये पटना के नाम से जानी जाएगी। जैन धर्म का अनुयायी ये कौन था, देखो ये जैन धर्म का अनुयायी था। वो लोग कैसे थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये कैसा है, ये जैन धर्म का अनुयायी था। और इसका जो अंतिम शासक था, उदयन का पुत्र नागदशक था। उदयन का पुत्र नागदशक था, यानी कि उदयन जो था इसमें उसका जो पुत्र था नागदशक, वो नागदशक था इसका अंतिम शासक। ठीक, इस वंश। अब देखो आर्यक वंश हो गया आपका।
आगे चलते हैं। नागवंश। नागवंश की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो नागवंश का जो फाउंडर था वो कौन था? शिशुनाग। कौन था? शिशुनाग था। ये नागवंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। ठीक। और ये नाग दशक का क्या था? आत्महत्या। इसका मतलब होता है सलाहकार। नाग दशक का क्या था? ये सलाहकार था। और इसकी स्थापना यानी कि इसके संस्थापक कौन था? नागवंश का शिशुनाग था। ठीक। और वैशाली को इसने राजधानी बनाई। ये राजधानियां बहुत याद रखना कि राजधानी किसने कौन बनाई, कब किसने चेंज की। तो वैशाली को इसने क्या बनाई? अपनी राजधानी बनाई। और इसी वंश का एक शासक था जिसका नाम था कालाशोक। और कालाशोक के शासनकाल में ही क्या की? बौद्ध द्वितीय संगीत हुई थी। बौद्ध की यानी कि बौद्ध संगीतियां हुई थी। तो उसमें द्वितीय संगीति कब हुई थी? तो ये कालाशोक के शासनकाल में ही ये होती है। ठीक। कहाँ होती है? ये वैशाली। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सवाकामी। इसके अध्यक्ष कौन थे? सवाकामी। उसके बाद कालाशोक ने क्या किया? इसे पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बना, यानी कि वैशाली किसने बनाई थी? ना क्या नाम? शिशुनाग ने। मगर पाटलिपुत्र राजधानी किसने फिर पुनः कर दी? तो कालाशोक ने कर दी। ठीक। इसका जो वंश का जो अंतिम शासक बेटा था वो नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन था। इसका जो अंतिम शासक था वो कौन था? नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन याद रखना, नंदीवर्धन था। आगे चलें। अब देखो नंदवंश। नंदवंश में देखो कौन कौन आते हैं। नंदवंश। इसके जो संस्थापक थे महापदनंद। महापदनंद ये कैसे थे? ये पहले शूद्र शासक। शूद्र शासक यानी मगध की गद्दी पर पहला शूद्र शासक कौन था? महापदनंद। महापदनंद। ठीक है। और इसका यानी कि उग्रसेन, इसकी एक पाली ग्रंथ थी। पाली ग्रंथ एक छत्र पुराण था और एक रट पुराण था। ठीक। इसने ये नाम दिए। इसका जो अंतिम शासक था वो घनानंद। इसका जो अंतिम शासक था नंद वंश का वो घनानंद था। और यहाँ से ये बनता है सिकंदर का समकालीन कौन था? तो सिकंदर का समकालीन बेटा था घनानंद। सिकंदर का समकालीन कौन था? तो घनानंद था। और चंद्रगुप्त ने पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। और मौर्य वंश यानी कि घनानंद को पराजित किसके द्वारा होता है? कौन होता करता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेगा? घनानंद को पराजित करेगा। इसी के दरबार में एक रहता था जिसका नाम था चाणक्य। चाणक्य इसे कहा जाता है विष्णुगुप्त। इसी को कहा जाता था कौटल्य। ठीक। बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था और दरबार में अजीब अजीब कहानियां सुना करके इसे भ्रमित किया करता था। तो ये घनानंद जो था इसने फिर क्या किया? चाणक्य ने इसे बदला लेने के लिए फिर इसने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा देकर के उसे ट्रेंड किया, बढ़िया किया। और बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है। और उसी के साथ साथ में क्या किया जाएगा कि एक नया साम्राज्य बनेगा, बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य मौर्य शासनकाल में बनेगा। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिएगा इसी के बीच में एक और अध्याय आ जाता है सिकंदर। सिकंदर की एंट्री देखो हो जाती है। हाँ, सिकंदर की एंट्री हो जाती है कि भारत पर विदेशी आक्रमण। यानी कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 300 सिकंदर ने ये देखो क्या हुआ। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 326। और उस समय इसे ये आक्रमण कहाँ किया गया था? तो झेलम नदी के किनारे, या झेलम युद्ध इसे भी कहा जाता था, या वितिस्ता युद्ध कहा जाता था, या हाइडे स्पीच कहा जाता था। है झेलम युद्ध और वितिस्ता युद्ध, या इसी को कहा जाता हाई स्पीच युद्ध, ये कहा जाता। ठीक। तो देखिएगा
कि ये कहाँ का था, यूनानी था, ठीक, और फारसी था, हिंद यूनानी शक पल्लव, इस तरीके से सबसे पहले ये ईरानी लोग हकामानी, ईरानी, फारसी, यूनानी, हिंद यूनानी शक पल्लव कुषाण, इस तरीके से भारत पर विदेशी आक्रमण होता है, इस तरीके से विदेशी आक्रमण होता है। और यूनानियों में ही कौन था, एक सिकंदर था, यूनानियों में सिकंदर था, और जिसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, ये सेनापति था, ठीक। और इसका जल सेनापति था निर्याकस, जल सेनापति कौन था, निर्याकस, ये जल सेनापति था। और सेल्यूकस निकेटर के दरबार में बाद में कौन आएगा, मेगास्थनीज, इसी के दरबार में रहता था, ठीक है। तो ये था, आगे चलते हैं, सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। देखिएगा, देखो इसका बेटा जन्म कब होता है, सिकंदर का जन्म कब होता है, 356, 356 ईसा पूर्व, 356 ईसा पूर्व। देखो क्या दिखा रहा है, नीली आंखें थी, 356 ईसा पूर्व यानी 356 बीसी को मैसेडोनिया, मकदूनिया, मैसेडोनिया में इसका जन्म होता है। और इसके पिता का नाम था फिलिप, पिता का नाम क्या था, तो फिलिप था। और फिलिप, उसके बाद में इसके जो गुरु थे ये अरस्तु थे, इसके गुरु थे अरस्तु, और अरस्तु के गुरु कौन थे, तो प्लेटो थे, प्लेटो, और प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात। इस तरीके से देखो, सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु, और अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लेटो, और प्लेटो के गुरु कौन थे, तो सुकरात, ठीक। हाँ, भारत पर आक्रमण 326 बीसी में किया था, भारत पर आक्रमण इसने कब किया था, 326 बीसी में किया था, यानी कि ईसा पूर्व किया था 326। तो भारत में उस समय शासन कौन कर रहा था, तो घनानंद कर रहा था। भारत में शासन कौन कर रहा था बेटा, तो मगध का शासक कौन था, या भारत का शासक कौन था, तो घनानंद, ठीक। तो सिकंदर किसके समकालीन हुआ, घनानंद के समकालीन हुआ। उसके बाद इसका जो सेनापति था, वो सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर, बताया। जल सेनापति निर्याकस था, तो सेनापति कौन था मैन, तो सेल्यूकस निकेटर था। ये 19 माह तक ये सब चला, 19 माह तक। जल सेनापति निर्याकस था, देखो जल सेनापति दिया गया, निर्याकस था, ठीक। इसे हाइडे स्पीच या झेलम या वितिस्ता युद्ध भी कहा जाता, इसे हाइडे स्पीच, झेलम, वितिस्ता युद्ध भी कहा जाता है। कब हुआ था, तो 326 ईस्वी में हुआ था। पंजाब के यानी पूर्व के एक राजा थे पोरस, और सिकंदर के मध्य हुआ था। यहाँ पर सिकंदर की जीत होती है, सिकंदर ने सम्मान किया था किसका, पोरस का किया था। तो पंजाब के एक पूर्व प्रांत के एक राजा थे जिसका नाम था पोरस, उसके मध्य में ये युद्ध होता है, इसका नाम दिया जाता है हाइडे स्पीच का युद्ध। भाई पोरस भी बहुत बड़े बलशाली थे, बहुत हट्टे कट्टे, बहुत ही बड़े ताकतवर थे। तो इनके साथ में युद्ध होता है, तो किसके किसके बीच में होगा, तो सिकंदर के बीच में, और पंजाब के जो पूर्व प्रांत के शासक थे, राजा थे, पोरस के बीच में होता है, ठीक। आइए, व्यास नदी के बाद सिकंदर लौट गया, व्यास नदी के उस पार वहां के सैनिकों ने, सिकंदर के सैनिकों ने मना कर दिया उधर जाने के लिए, इस वजह से सिकंदर लौट जाता। व्यास नदी के बाद सिकंदर लौट गया, ठीक। नवीन शहरों का निर्माण करवाया, जैसे सिकंदरिया, बहु केफला, यानी घोड़े का नाम था, इसके जो इसका सबसे प्रिय घोड़ा था उसका नाम था बहु केफला, क्या नाम था, बहु केफला। इस घोड़े के नाम पर इसने एक नगर की स्थापना की, एक नगर बनाया सिकंदरिया, और एक नगर बनाया बहु केफला, ठीक। ये दो नगर बसाए। साम्राज्य को 4 भागों में इसने बांट दिया, जो इसने साम्राज्य जीत रखा था, इसने क्या किया, 4 भागों में इसने बांट दिया, ठीक है। और इसकी मृत्यु होती है 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में,
बेबीलोन में इसकी मृत्यु होती है। बेबीलोन कहाँ पड़ता है? इराक में। बेबीलोन कहाँ पड़ता है बेटा? इराक में पड़ता है। तो इराक में इसकी क्या हो जाती है? 323 ईस्वी में बेबीलोन में इसकी क्या होती है? तो मृत्यु हो जाती है। बेबीलोन में क्या होती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। हाँ, बहुत इसने आतंक मचा के रखा था, बहुत आतंक मचा रखा था। इसकी ख्वाहिश थी पूरा विश्व को विजित करने के लिए, है, पूरे विश्व को जीतने की इसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, है। और इसीलिए इसने अपने जीवन काल में ताबड़तोड़ आक्रमण किए। जिस देश को देख लेता टारगेट कर लेता तो उसी पर आक्रमण करना शुरू कर देता था। सेना बनाता था, संगठित करता था, उन्हें मोटिवेट करता था और जाकर के उस देश पर चढ़ाई कर देता था, लड़ाई करता था। ठीक, तो पूरे देश को विजित करने के लिए। बाद में क्या मिला इसे? कुछ नहीं। बाद में 323 ईस्वी में चले गए, है, मृत हो जाती थी। मृत हो जाती है कब? 323 बीसी में। हाँ, तो ये था आपको मगध साम्राज्य का उदय, उत्कर्ष, उसके बारे में बताया आप लोगों को। सिकंदर के बारे में बताया, सिकंदर कौन था, कहां से आया, किस तरीके से कब कब युद्ध किया गया, है, क्या हुआ, इसके युद्ध का क्या परिणाम रहा, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और अगली क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा कि मौर्य साम्राज्य के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा कि मौर्य साम्राज्य के शासक कौन कौन कैसे हुए, समझे, उसके अनुसार कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं। पीपीटी के माध्यम से आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा। और आई होप आप लोगों को ये मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, राधे राधे।